Good morning, students. We were discussing the chapter electrochemistry. We have already started about the electrolytic cell, and in that we already discussed about the electrolysis, products of electrolysis, how much substance or what amount of substance is deposited at different electrodes in that case. But now our next topic, or you can say today's topic, is the conductance of electrolytic solution. So before discussing the conductance, you are very much familiar with the term resistance. आप सब ने ये पहले भी क्लासेस में पढ़ी है और फिजिक्स में आप बहुत बार पढ़ते हो, दैट इज रेजिस्टेंस. सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है कि सिंपली अगर हमारे पास सपोज एक वायर है और इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है एंड लेंथ अगर इसकी एल होती है, तो हम क्या कहते हैं कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू दिस, इफ सपोज इट इज द वन एंड दिस इज द अदर एंड, देन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें हो रहा है, मींस करंट इज पासिंग थ्रू दिस वायर, देन द अपोजिशन, सपोज इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, जब ये मूव करेंगे तो इनको एक अपोजिंग फोर्स लगती है इस पे, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या हो गया? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Opposition to the flow of electrons when they pass through the conductor. अगर हम सिंपली वायर में बात करते हैं, कोई भी सब्सटेंस जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है, तो एंड इट कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल R, represented by capital R. We all know that R is directly proportional to the length of the conductor. यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा. एंड इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. मतलब उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसका इससे क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो अगर इसको हम फॉर्मूले में इक्वल में चेंज करते हैं, देन वी हैव this formula. This term here I have added the constant, that is rho. This rho is called as specific resistance, or we can call it resistivity, and it is fixed for a specific type of material. यानी रेजिस्टेंस तो डिपेंड कर रहा है कि लेंथ अगर चेंज कर दिया अपने कंडक्टर की या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करेंगे, देन द रेजिस्टेंस में चेंज, बट दिस रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ओनली. सपोज कॉपर वायर है या जिंक वायर, तो कॉपर की वायर चाहे छोटी होगी या लंबी, उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी. तो रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर इससे देखें, हम इस फॉर्मूले को अगर मॉडिफाई करें, देन वी विल गेट रो विल बी इक्वल टू आर A अपॉन L. सपोज इफ अगर हम मानते हैं कि A जो है हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है वो अगर हमने 1 सेंटीमीटर ले लें, देन इन दैट केस रो विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस. मीन्स वी कैन डिफाइन दैट रो क्या है? रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस of the wire or of the substance which is 1 centimeter long and having 1 centimeter square area. अब ये तो था कि अगर हम वायर की बात कर रहे थे, कंडक्टर की, तो अगर हमारे पास सॉल्यूशन होगा तब भी सेम आ जाएगा कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस व्हेन द एक तरीके से आप इसको कह सकते हो, अगर आपके पास एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका? एरिया इनटू लेंथ. तो हम ये भी कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी आपका वॉल्यूम कितना हो? 1 सेंटीमीटर क्यूब. यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो भी आयंस होंगे उनका जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी द रेजिस्टिविटी. सो रेजिस्टिविटी इज और मे बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट हैविंग 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम. सो from here you can define the resistivity. One more thing, the SI unit. अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, SI यूनिट क्या होती है? R की, that is ओम. You all know Ohm's law, आपने पढ़ा है.
और उसी की वजह से हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो यूनिट रखी गई थी, ऐसा यूनिट, वो कितनी रखी गई थी, ओम। इसको आप सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस फॉर्मूले से, तो आपको रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट हो गई आपकी, आप यहाँ से देखो ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो आपकी आ जाएगी इसमें ओम मीटर। बट अगर हम यहाँ पे ये सेंटीमीटर ले रहे हैं तो ओम सेंटीमीटर यूनिट भी कुछ क्वेश्चंस में यूज हो सकती है, बट दैट इज नॉट द एसआई यूनिट। सो दिस इज, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस, ऑलरेडी आपने ये सब पढ़ा हुआ। लेकिन अब ये चीजें हम मेटेलिक कंडक्टर्स में नहीं, अब हमें किस में पढ़नी है इनको, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में। दीज आर आल्सो कंडक्टर्स। ये भी क्या होता है, सॉल्यूशन में भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी, आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके थ्रू फ्लो हो रहा था। तब अब हम बात करते हैं किसकी, कंडक्टेंस की, कि कंडक्टेंस क्या होगा आपका। कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस is represented by G, capital G, and it is the reciprocal. Conductance क्या है, it is the reciprocal of resistance। मतलब कि जो भी रेजिस्टेंस होगा उसका रेसिप्रोकल जो होता है दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको क्या मिल जाएगा, 1/r है, मतलब इसको रिवर्स कर दिया, दैट इज A अपॉन L, यहाँ पे कितना आ गया, रो, A अपॉन रो, A अपॉन रो इंटू L, ये आपका फॉर्मूला है। तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/रो इंटू A अपॉन L। सो दिस टर्म 1 अपॉन रो इज कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर टर्म दैट इज कप्पा। स्मॉल k हम यहाँ पे लिखते हैं कप्पा, बाकी वही रहा आपका। तो हमारे पास कंडक्टेंस का एक फॉर्मूला आया, दैट इज कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू ए, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ ऑफ द, जितने भी इलेक्ट्रोड्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पे हम ये सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका आ जाएगा, इलेक्ट्रोड्स का, और लेंथ क्या आ जाएगी, उन इलेक्ट्रोड्स के बीच की लेंथ। तो ये अब अभी मैंने एक टर्म लिखी कप्पा, ये क्या होती है, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसी को हम कहते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, यहां फिर से देखते हैं हम कंडक्टेंस क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने यहाँ पे पुट किया, दैट इज A अपॉन रो इंटू L। 1 अपॉन रो की जगह हमने एक और यहाँ पे मैंने कांस्टेंट दूसरा यूज कर लिया, दैट इज K, स्मॉल k है, इट इज कॉल्ड एज कप्पा, एंड दैट इज कप्पा इंटू A अपॉन L। तो ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द, सॉरी, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, देन दिस इज लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ पे ये चीज जो हमने लिखी स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हम यहाँ पे पहले बात करते हैं एसआई यूनिट्स की। अगर तो एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, फॉर्मूले से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या थी, रेजिस्टेंस की ओम, तो कंडक्टेंस की क्या हो गई, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। लेकिन यहाँ पे हम कंडक्टेंस की ओम इनवर्स को हम और किसकी क्या टर्म यूज करते हैं, सीमेंस, which is denoted by capital S। ठीक है, ओम इनवर्स भी सही है, और हम वैसे क्या टर्म यूज करते हैं उसकी जगह, सीमेंस। तो ऐसा यूनिट ऑफ हमारे कंडक्टेंस की क्या आ गई, सीमेंस। तो अगर आप निकालते हो एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, दैट इज दिस टर्म कप्पा, देन इट विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगी, यहां से अगर आप निकालो इसको, फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा फिर से इंटरचेंज कर दें, तो कप्पा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जी एल अपॉन ए। ये आपका, अगर आप इसको मीटर में ले रहे हो
या अगर SI यूनिट की बात करें तो मीटर, मीटर स्क्वायर, और ये आपकी क्या हो गई सीमेंस। तो आपका आ गया सीमेन मीटर इनवर्स। ठीक है, या हम इसको शॉर्ट में अगर लिखें तो सीमेन मीटर इनवर्स। ये SI यूनिट है, बट मोस्टली इन क्वेश्चंस यू विल यूज सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, बट दैट इज नॉट द SI यूनिट। ठीक है, हम क्वेश्चंस में बहुत बार कंडक्टिविटी की जो यूनिट यूज करेंगे दैट इज सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, बट द SI यूनिट इज सीमेन मीटर इनवर्स। अब हम यहाँ पे एक बार स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ दैट इज वी विल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हम किससे डिनोट कर रहे थे, कप्पा। तो दैट इज इट इज इक्वल टू, इसके बराबर आया था हमारा कंडक्टेंस इनटू, आपका फॉर्मूला था, इसको अगर आप रिवर्स कर दो आपके पास फॉर्मूला क्या आया था, कप्पा इनटू A बाय L। तो अगर हम यहाँ पे ले लें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, कंडक्टेंस इनटू L अपॉन A। देन आपकी यहाँ से अगर आप यूनिट लेते हो तो आपकी SI यूनिट क्या आ गई थी कप्पा की, दैट इज सीमेन मीटर इनवर्स, नाम कर चुके थे। देन वी वर डिफाइनिंग इट कि कप्पा से हम क्या समझ रहे हैं कि क्या है एक्चुअल में। सपोज अगर हम ये ले लें, ये हमारे दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, और इनका अगर क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफ वी सपोज दैट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सपोज ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, ये हमने वायर इधर कनेक्ट कर रखी है और हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो अगर हम बात करें तो इनके बीच में सपोज ये जो लेंथ है, इफ इट इज L, और L हमारा यहाँ पे कितना है 1 सेंटीमीटर अगर हम मान रहे हैं, और हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इन इलेक्ट्रोड्स का, वो एरिया कितना गिवन है हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमारा होगा, यानी इसमें जो भी आयंस बनेंगे उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। सो हाउ कैन वी डिफाइन इट, कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि व्हेन L is equal to 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस। तो आप यहाँ से इसको डिफाइन भी कर सकते हो, दैट वाज व्हाट इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the conductance of all the ions present in conductance of all the ions present in 1 centimeter cube of the solution। ठीक है, कि हमारा जो भी सॉल्यूशन है उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो भी आपके आयंस प्रेजेंट होंगे उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगा दैट कैन बी कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। और इसकी SI यूनिट क्या हो गई आपकी, सीमेन मीटर इनवर्स। ठीक है, और अदर यूनिट जो आप यूज करते हो वो यूनिट क्या हो गई, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। मोस्टली क्वेश्चन में कौन सी यूज होगी, सीमेन सेंटीमीटर inverse, and then on the basis of the values of the conductivity हम क्या कह सकते हैं, इन डिफरेंट मटेरियल्स को वी कैन कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टाइप। कौन कौन से हैं, जैसे आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं सब, कंडक्टर्स, आपके इंसुलेटर्स, सेमी कंडक्टर्स, एंड वन मोर टर्म इज देयर, सुपर कंडक्टर्स। अगर हम इनकी बात करें, कंडक्टर्स क्या होंगे, हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टर्स क्या होंगे, हाई
कंडक्टिविटी, जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, फॉर एग्जांपल द मेटल्स हो गए मोस्टली, या एलॉयज होते हैं, एंड लाइक कार्बन ब्लैक और ग्रेफाइट आर आल्सो कॉल्ड एज कंडक्टर्स। देन इंसुलेटर्स क्या हो गए, दो सब्सटेंसेस हैविंग वेरी लो कंडक्टिविटी वैल्यू, जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, वेरी लो होती है। देन आपका सेमी कंडक्टर्स क्या हो जाएंगे, हैविंग द कंडक्टिविटी वैल्यू, कप्पा की वैल्यू कितनी होगी, इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, मीन्स। देन आता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस हैविंग इनफाइनाइट, हम ये मानते हैं कि जिनकी इनफाइनाइट कंडक्टिविटी हो, दोज आर कॉल्ड एज, मीन्स रेजिस्टिविटी क्या होगी, जीरो, जिनकी रेजिस्टिविटी जीरो है और कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है, such substances are called as superconductors. So there are some metals and alloys which behave as superconductors at certain conditions. At very low temperature between 0 to 15 Kelvin, some metals and alloy behave as superconductors, means they show infinite conductivity at very low temperature. Then we will start the next topic, that is कि अगर कंडक्टेंस जो है, अभी आपने पढ़ा मेटल्स में भी हो रहा है, देन वी आर स्टडीइंग दैट इट इज आल्सो अकर्स इन सॉल्यूशंस। तो उसी को एक बार हम डिस्कस करते हैं कि उसमें डिफरेंस क्या है। एक हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इसी को हम और क्या कहते हैं, मेटालिक कंडक्टेंस, और दूसरा टाइप हमारे पास आ जाता है अगर सॉल्यूशन में होगा, यानी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, और इसी को और क्या कहते हैं, आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो आपको नाम से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है, मेटालिक कंडक्टेंस मीन्स मेटल्स में जो कंडक्टेंस होता है, एंड अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस मीन्स इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस हमारा कौन सा है, जिसमें कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हो रहा है। देन अगर मेटल्स में कंडक्टेंस हो रहा है मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, तो दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। This type of conductance means electronic conductance or metallic conductance is due to the flow of electrons। और इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होते हैं, आयंस। सो दिस इज ड्यू टू द मूवमेंट और फ्लो ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। This occurs in the metallic conductors, this occurs in the electrolytic solutions। Then यहाँ पे हम एक और पॉइंट पे ऐड कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक या मेटालिक कंडक्टर्स में देयर इज नो डीकम्पोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस, वहाँ पे कोई डीकम्पोजिशन नहीं होता है। आयनिक कंडक्टेंस में क्या हो रहा है कि जो हमारा सॉल्यूट होता है उसका डीकम्पोजिशन होता है, देन आयंस विल फॉर्म एंड देन द कंडक्टेंस हैपेंस। देन आता है कि किस किस पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें मेटालिक कंडक्टेंस पे, तो it depends on फर्स्ट थिंग मेटल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। देन इट डिपेंड्स ऑन नंबर, मेटल्स में क्या इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम कितने प्रेजेंट है उस मेटल में। एंड देन थर्ड इज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर से कैसे वेरी करता है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर जो आपका मेटालिक कंडक्टेंस होगा क्या हो जाएगा,
डिक्रीज, डिक्रीजेस। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि बिकॉज मेटल्स हैव ऑलरेडी हाई कंडक्टिविटी और हाई कंडक्टेंस उनका होता है, बिकॉज दे हैव वेरी लेस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कम होता है तो ऑलरेडी क्योंकि वो इजिली फ्लो करते हैं। तो इफ वी इंक्रीज फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर देन व्हाट विल हैपन कि उस टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या काइनेटिक एनर्जी भी आप कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज एंड देयर विल बी कि अगर सपोज ये आपकी हमारा मेटेलिक कंडक्टर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वो इजीली ऑलरेडी फ्लो कर रहे हैं, उनमें रेजिस्टेंस बहुत कम है। बट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन देयर स्पीड। तो जब उनकी स्पीड ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी देन द कोलिजन बिटवीन द डिफरेंट मेटल्स विल इंक्रीज, सो द रेजिस्टेंस increases and conductance decreases. But here it depends on, यहाँ पे हमारे फैक्टर्स अलग हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन है। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट फैक्टर सॉल्यूशन है, तो यानी नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट थिंग इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसका भी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करेगा। देन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर मीन्स आप ये कह सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच डिसोसिएट और आयनाइज कंप्लीटली इन सॉल्यूशन एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच डिसोसिएट वेरी लेस इन द सॉल्यूशन। लाइक स्ट्रॉन्ग में हो गया जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आप ले सकते हो, NaCl हो गया, HCl हो गया, दे कंप्लीटली आयोनाइज्ड और डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन। और वीक में क्या आ जाते हैं आपके, जैसे एसिडिक एसिड है, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, सो देयर डिसोसिएशन इज नॉट कंप्लीट, सम अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स रिमेन एज इट इज। देन नेचर हो गया, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कि इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन आप कितनी ले रहे हो। अब इलेक्ट्रोलाइट से ही आपके क्या बन रहे हैं? आयंस। तो साइज ऑफ द आयंस, जो हमारे आयंस इलेक्ट्रोलाइट से बन रहे हैं, कैटायंस एंड एनायंस, उनका साइज क्या है एंड देयर सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या होता है? सॉल्वेशन मीन्स होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे सॉल्वेशन की, सो सॉल्वेशन इज आप कह सकते हो कि इंटरेक्शन ऑफ द these ions with the solvent, कि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगी उसको हम किसी ना किसी सॉल्वेंट में तो डिसॉल्व करते हैं ना, तभी हम उसको वो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट के यानी सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं हमारे, जब उनका सॉल्यूशन के साथ सपोज वाटर में हमने डिसॉल्व किया है तो वाटर के साथ पार्टिकल जो इंटरेक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन। देन आपका आ गया नेचर हो गया कॉन्सेंट्रेशन, देन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट कि हम सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, एंड इट्स विस्कोसिटी। विस्कोसिटी टर्म आपने पढ़ी है। विस्कोसिटी मीन्स क्या होता है कि जब फ्लूइड्स मूव करते हैं तो उसको जो अपोजिशन, जैसे हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उसको जो अपोजिशन मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। तो वैसे ही अगर जब फ्लूइड्स यानी लिक्विड्स और गैसेस हमारे मूव करते हैं तो उसको जो अपोजिशन मिलता है तो वहां पे जो टर्म यूज होती है दैट इज विस्कोसिटी, यानी फ्लो, जब अगर कोई चीज फ्लो कर रही है तो उस केस में दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। देन लास्ट अगेन आ जाता है हमारा टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो वीक हो, नॉर्मली क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टेंस जो है वो आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोस्टली चाहे स्ट्रॉन्ग हो वीक हो हम पढ़ेंगे कैसे इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे क्या होगा कि आयंस जो होंगे वो और ज्यादा बनेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो कंडक्टेंस विल इंक्रीज। और अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करें तो उसमें मान लिया कि ऑलरेडी जो है डिसोसिएशन कंप्लीट होता है, बट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इंटर पार्टिकल फोर्सेस विल
decrease, and that's why the conductance will increase. Then next topic is measurement of conductivity of ionic solution. यानी हमारे जो आयनिक सॉल्यूशंस है उसकी कंडक्टिविटी हम कैसे मेजर कर सकते हैं. तो जैसे आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस फिजिक्स में हम जब पढ़ते हैं देन इट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज. आपने ये प्रैक्टिकल में यूज भी किया होगा आई थिंक फिजिक्स में. तो व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से जो है जो होता है आपका रेजिस्टेंस, मेटालिक वायर का रेजिस्टेंस जो है दैट कैन बी फाइंड एक्यूरेटली. लेकिन इफ यू वांट टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द आयनिक सॉल्यूशन, कि अगर हमें आयनिक सॉल्यूशन का निकालना है व्हीटस्टोन ब्रिज से, तो उसमें प्रॉब्लम आती है. उसमें दो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं. पहली चीज कि अगर हमारा आयनिक सॉल्यूशन है तो उसमें हम यहाँ पे जो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो होता है हमारी नॉर्मल सेल या बैटरी, यानी विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट करंट. तो उससे प्रॉब्लम आती है कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका जो कंपोजिशन होगा व्हेन वी पास द करंट देन द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन गेट्स चेंज्ड. और सेकेंड प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम रेजिस्टेंस ऑफ वायर जब पढ़ते हैं तो सिंपली आप उसके दो एंड्स के बीच में वायर को हम इस तरीके से स्ट्रेच करके लगा सकते हैं और फिर वहां से हम उसका जो है रेजिस्टेंस वो प्रॉपर वे से मेजर किया जाता है. बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है. तो सॉल्यूशन को तो हम जो है उसके दो एंड्स के बीच में जो है स्ट्रेच करके प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं और उसका रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते हैं. तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो थी कि डायरेक्ट करंट यूज करने से सॉल्यूशन का कंपोजिशन चेंज होता है. तो इन दैट केस वी कैन यूज द एसी करंट. ठीक है, अल्टरनेट करंट हम वहाँ पे जो है एसी करंट का सोर्स यूज कर सकते हैं. अब सेकेंड प्रॉब्लम आती है कि वी कैन नॉट स्ट्रेच द solution between the two ends of a wheatstone bridge simply like a solid metallic wire. So for that purpose we use cells called as conductivity cells. मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है उसको स्पेशल सेल्स के अंदर डाला जाता है फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज. तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, कंडक्टिविटी सेल. तो कंडक्टिविटी सेल जो होते हैं दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट डिजाइन. उनमें से एक यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ मैं. सपोज ये हमारा कंडक्टिविटी सेल हम ले लें और यहाँ पे ये वायर्स कनेक्टेड है. ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोड्स. तो ये हमारा एक तरीके का क्या है आपका कंडक्टिविटी सेल. डिफरेंट डिजाइन में आते हैं. ये आपकी क्या है, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, एंड देन दूसरी साइड भी एक और आ गई आपकी प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. तो ये आपका एक कंडक्टिविटी सेल हो जाता है. अब अगर हमें इसमें मेजर करना है किसी सॉल्यूशन, इसको हम दिस सेल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस. अब अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपली जो हमने पहले लिया था, तो आपके पास क्या था, रो एल बाय ए. रो को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा सिंबल मैंने ऐसे लिखा था, बट यू द प्रॉपर सिंबल इज दिस वन, रो एल बाय ए. तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कप्पा
L upon A will be equal to R। तो अगर इस केस में देखेंगे, अगर हमें चाहिए कंडक्टिविटी, तो फिर फॉर कंडक्टिविटी वी शुड नो द वैल्यू ऑफ L by A and the resistance. That resistance can be find out by using the conductivity cell in the Wheatstone bridge. But this value is also known as cell constant, because for a particular cell, अगर कोई भी एक particular conductivity cell हम ले रहे हैं, तो इसमें length of the electrodes, length between the electrodes and the area of the electrodes remain constant. So this value L by A is also called as cell constant and it is denoted by the capital G star. इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। बट दिस L by A कैनॉट बी इजिली, मतलब हम जस्ट इसको मेजर करके जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज हमारे पास अगर एक सॉल्यूशन नोन है, एक अननोन सॉल्यूशन हम लेना है जिसकी हमें क्या निकालनी है, कंडक्टिविटी। तो अगर उसकी कंडक्टिविटी निकालनी है देन वी शुड नो द रेजिस्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन ए है जिसका हमें अगर कप्पा की वैल्यू नोन है, तो उस केस में हम व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करके रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड देन अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट। सपोज, और यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन यूज होता है मोस्टली दैट इज पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड की जो वैल्यूज हैं, कंडक्टिविटी वैल्यूज एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर एक्यूरेटली नोन। तो सपोज ये अगर हमारा कंडक्टिविटी सेल है, इसमें हमने पहले क्या डाल दिया, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन जब हमने डाला तो हमें कंडक्टिविटी उसकी पता है, रेजिस्टेंस हमने व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करके फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। ये आपके पास एक फॉर्मूला भी आ गया। तो इससे आपने निकाल लिया सेल कांस्टेंट। अब इसमें आपने सपोज पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन हटा के, अब अगर हम कोई दूसरा सॉल्यूशन, सपोज सॉल्यूशन बी जिसका मुझे नोन नहीं है, कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो मैं वो सॉल्यूशन इसमें डालूंगी। देन अगेन बाय यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, और आर की वैल्यू आ जाएगी, सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई थी, और फिर हम उसकी किसकी वैल्यू, कंडक्टिविटी की वैल्यू वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है, दैट सेल कांस्टेंट, आप कह सकते हो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। कुछ टर्म्स इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आपके पास ये फॉर्मूला आया, ये इससे पहले हमने पढ़ा था, वो ये आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन, एसआई यूनिट्स, वो सब आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एंड नाउ लास्ट टर्म इज मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इज मोलर कंडक्टिविटी। डिनोटेड बाय लैम्डा एम। मोलर कंडक्टिविटी को समझने के लिए सपोज हम मोलर कंडक्टिविटी के लिए सपोज हम इलेक्ट्रोड्स ड्रॉ करते हैं तो हमें इजी होगा। सपोज ये हमारा दो इलेक्ट्रोड्स हों और यहाँ पे जो वायर हमने कनेक्ट कर दी, तो ये सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स अगर प्रेजेंट हैं तो आप देख रहे हो अगर इन दोनों के बीच में, मोलर मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हमने फिक्स कर दी। तो अगर हम इसको पहले डिफाइन करते हैं फिर हम उसको समझेंगे कैसे होगा कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ a solution, कंडक्टेंस ऑफ a solution, कितना सॉल्यूशन, कंटेनिंग
1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी यहाँ पे हमने क्या फिक्स कर दिया, वॉल्यूम तो फिक्स नहीं है हमारे पास, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फिक्स कर दी कि 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जो कंडक्टेंस आएगा दैट इज कॉल्ड एज द कंडक्टेंस ऑफ, और दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। अब अगर आपको मालूम है कि सिंपली हमने कंडक्टिविटी यहाँ पे अगर मोलर कंडक्टिविटी जो कप्पा आपने पढ़ा था कंडक्टिविटी, वो हमने क्या कहा था कि जब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है, सपोज हम यहाँ पे अगर कह दें कि जो हमारा सॉल्यूशन है मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन जो प्रेजेंट है वो VmL सॉल्यूशन में है, ठीक है। 1 मोलर सॉल्यूशन जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन उसके लिए वॉल्यूम उसको कितना चाहिए, सपोज V, मतलब ये 2 इलेक्ट्रोड हो गई, सपोज ये यहाँ पे जितना वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आपका VmL है जो वॉल्यूम आ रहा है सॉल्यूशन का। तो हम अगर ये समझे कि अगर हम कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसी को और क्या कह सकता है 1 ml, कि 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी आती है हमारी, दैट इज कप्पा होती है, ठीक है। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसकी वजह से जो कंडक्टेंस होता है दैट इज कप्पा। तो अगर हम कहते हैं 1, अब हमने कहा कि 1 मोलर सॉल्यूशन यहाँ VmL में प्रेजेंट है, तो अगर मैं कहूँ कि VmL जो है मेरा सॉल्यूशन है, तो उसमें कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, कप्पा इंटू V, किसमें ये इन मिलीलीटर, ये जरूर याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज जो VmL में प्रेजेंट है उसके कंडक्टेंस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी आपकी कितनी आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें आपका मिलीलीटर में। ये क्लियर हुआ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये यहाँ पे आपको ऐसे लिखना नहीं है, वो जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए था, ये चीज जो है वो बताई थी कि कंडक्टिविटी हमारी क्या थी, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन की वजह से जो कंडक्टेंस आ रहा है दैट इज कंडक्टिविटी। तो अगर V सेंटीमीटर क्यूब या VmL सॉल्यूशन है तो उसके लिए कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया कि जो एक की वजह से है, तो कप्पा इंटू V, एंड दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब वो कितना था हमारा V, तो V इंटू 1 ml की जितनी थी। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला है, इसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, आपने पढ़ा है मोलैरिटी, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दी कि 1 मोल ही है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे किस में होता है, लीटर्स में। तो आपके पास अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन है कितने 1, और वॉल्यूम हमारे पास किस में मिलीलीटर में। तो अगर हम ये वाला वॉल्यूम यहाँ पे लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, मतलब इस वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आ गया आपका ऊपर, और सपोज मोलैरिटी आपने C से डिनोट कर दी, यानी कॉन्सेंट्रेशन से या M से भी कर सकते हो। तो आपका क्या आ गया कि कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1/V इंटू 1000। यहाँ पे क्लियर है मैंने 1000 क्यों लिखा है आपको, क्योंकि वॉल्यूम मोलैरिटी में हमें किस में चाहिए, लीटर्स में, जबकि हमारा वॉल्यूम किस में था, मिलीलीटर में, सो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पे आपके पास V की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 डिवाइडेड बाय C। यानी क्वेश्चन में अगर आपको वॉल्यूम ना देके कॉन्सेंट्रेशन दियो, देन यू कैन यूज अनदर फॉर्मूला फॉर मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज कप्पा इंटू 1000 अपॉन C, एंड बोथ द फॉर्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मोस्टली जो आपके क्वेश्चन में यूज होगा वो ये फॉर्मूला होगा। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, इस केस में कप्पा जो होगा आपका वो किस में होगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है।
यहाँ पे जो है क्योंकि हम ml में ले रहे थे तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। फिर आप कंफ्यूज नहीं होना कि इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, आपको मीटर में यूज करोगे तो ये 1000 यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसलिए आपको या तो साइमन, तो इसलिए आप बस एक ही फॉर्मूला याद रखो, उसके अकॉर्डिंग आपकी कपा की वैल्यू यानी कंडक्टिविटी की वैल्यू हमेशा जो ऐसा उसमें यूनिट्स जो यूज करोगे वो होगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोस्टली आपको क्वेश्चन में भी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में ही जो है वो कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन होती है। और कॉन्सेंट्रेशन की तो क्या होती है, मोल्स पर लीटर, ये यूनिट ध्यान रखें, मतलब इन दोनों यूनिट में होगा तो आपकी ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। और इसी के बेस पे अब मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकालो, यूनिट क्या हो जाएंगी, आपका आ गया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और मोल पर लीटर, लीटर को आप लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। देन आपकी जो फाइनल यूनिट आ जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स। क्लियर है सबको ये कैसे है? यहाँ से आप देखो आपके पास है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, नीचे क्या है मोल्स पर लीटर, या आप उसको कह सकते हो मोल पर लीटर, मतलब मोल लीटर इनवर्स, या उसको हम कहते हैं सेंटीमीटर -3। तो आपको पता है ये ऊपर जाएगा तो +3, तो आपका आ गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से अगर अभी कभी आप भूल भी जाओ तो आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज आपको याद रखनी है कि मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट फिर आपकी आंसर के साथ क्या आ जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बट दिस इज नॉट एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो होती है वो क्या हो जाएगी, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी। अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन, resistance of a conductivity cell filled with 0.1 moles per liter KCl solution is 100 ohm। मीन्स हमें क्या दिया है कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे एक कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल अगर उन्होंने बोल दिया है यानी कंडक्टिविटी सेल वही यूज हो रहा है, तो यहीं से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि क्या चीज सेम रहेगी, सेल कांस्टेंट की वैल्यू। When filled with 0.02 moles per liter KCl solution, then the resistance is 520 ohm. Calculate the conductivity and molar conductivity, यानी आपको क्या निकालना है, कप्पा और मोलर कंडक्टिविटी एट 0.02 मोल्स पर लीटर अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो उस केस में आपको इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब पहले हम मोलर कंडक्टिविटी की बाद में बात करते हैं। यहाँ पे यानी हमें क्या चाहिए, कप्पा। अब कप्पा के लिए अगर आपको फॉर्मूला याद हो, यहाँ पे हमारे पास क्या, रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट। तो अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो आपको याद है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। यानी अगर हमें कंडक्टिविटी निकालनी है तो हमें सेल कांस्टेंट चाहिए और रेजिस्टेंस चाहिए। सेल कांस्टेंट हम किससे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की फर्स्ट केस की हमें कंडक्टिविटी गिवन है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, सेल कांस्टेंट किसका, बाय यूजिंग दिस एट 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन पे जो आपका होगा, एंड देन बिकॉज द सेम कंडक्टिविटी सेल इज यूज्ड देन वी कैन फाइंड द कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोल्स पर लीटर। तो उसके लिए सबसे पहले इसी फॉर्मूले को हम अगर मॉडिफाई करते हैं, यानी हम सबसे पहले निकालते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट आ गया आपका R इंटू कप। अब सेल कांस्टेंट अगर निकालना है तो यहाँ पे आपको गिवन है कि इसकी कंडक्टिविटी कितनी है, 1.29। रेजिस्टेंस कितना गिवन था फर्स्ट केस में हमें, 100, दिस वन, तो यहाँ लिखा हमने 100, तो आपका कितना आ गया 129, और इसमें आपका 129 मीटर इनवर्स। लेकिन बाद में क्या होगा, क्योंकि हमें वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स वगैरह में हम यूज करते हैं कंडक्टिविटी के लिए, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और हमारी आ जाएगी 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। देन अब हम आगे प्रोसीड करते हैं कि यहाँ पर सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, जिसको आप किससे डिनोट करते हो, J स्टार से।
तो सेल कांस्टेंट की अब वैल्यू आ गई। अब वो सेकंड केस में भी सेम यूज होगी, तो हमने अगेन सेम फॉर्मूला यूज किया। ये हमारा हो गया फर्स्ट केस अगर ले लो आप, यानी व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1। फर्स्ट केस ये जो हमने सेल कांस्टेंट दिया था, ये फर्स्ट केस में हमने निकाला कि जब कॉन्सेंट्रेशन कितनी हमारी 0.1 मोल्स पर लीटर, देन दैट सेल कांस्टेंट कैन बी यूज्ड इन द सेकंड केस आल्सो। तो यानी जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl सॉल्यूशन कितनी है आपकी 0.02 मोल्स पर लीटर। तो आप इसमें सेम यही फॉर्मूला यूज करके क्या निकाल सकते हो, कंडक्टेंस दैट विल बी इक्वल टू दिस वन अपॉन आर। इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाली 1.29 अपॉन आर की वैल्यू सेकेंड केस में हमें कितनी दी है 520। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 0.248 इंटू 10 की पावर -2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारा फर्स्ट पार्ट इसमें कैलकुलेट हो गया कब का। देन वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। हमारे पास फॉर्मूला है K इंटू 1000 अपॉन C। आपके पास कप्पा की वैल्यू कितनी आई 0.248 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.02। when we calculate it old value you will get around that is 124 यूनिट क्या आ जाएगी आपकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्वेश्चन आप जब भी निकालोगे आपको उसमें आंसर में जो है यूनिट्स जरूर लिखनी है। देन दीज आर द टू वैल्यूज जो कि आपको क्वेश्चन में निकालनी है। हमने ये वैल्यू निकाली और उसके बाद ये यूज करके ये निकाली। तो ये दो फॉर्मूले ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमने अभी तक पढ़े हैं, मोलर कंडक्टिविटी का और एक आपका ये सेल कांस्टेंट वाले। ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।